शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पथमासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। आज के पाठ में हम लोग चादयो सत्वे सूत्र पे चर्चा करेंगे। चादयो और सत्वे, इस सूत्र में दो पद हैं। एक चादय है जो कि प्रथमांत पद है और एक असत्वे जो कि सप्तम्यंत पद है। च आदिर येषां ते चादयः, अर्थात च हो आदि में जिसके, ऐसा जो समुदाय उसको चादी कहते हैं। और असत्वे क्या है? तो असत्वे सप्तम्यंत पद है। चादयो असत्वे एक चादीगढ़ है जो कि अव्यय प्रकरण में आता है। उसमें च, वा, ही, आ आदि इसमें बहुत सारे शब्द पढ़े गए हैं। लगभग 50 या 55 शब्द होंगे जो कि चादीगढ़ उनको कहते हैं। तो सूत्र में दिया है चादयो और सत्वे। सत्व, देखिए सत्व का मतलब क्या होता है? तो सत्व का अर्थ होता है द्रव्यत्वम। सत्वम इति द्रव्यत्वम। सत्व को द्रव्य कहते हैं और असत्व को अद्रव्य कहते हैं। तो सूत्र से क्या अर्थ निकलेगा कि चादयो, च आदयो, चादयो मतलब चादी, चादी और क्या? असत्वे। मतलब असत्व अर्थ में चादियों की क्या होती है? निपात संज्ञा होती है, निपात होती है। एक सूत्र है प्राग्रीश्वरान निपाता, इससे निपात की अनुवृत्ति आ रही है, उसका अधिकार चल रहा है। तो उसी के अधिकार में ये सूत्र पढ़ा गया है चादयो और सत्वे। उसका अधिकार 96 या 97 नंबर तक जाता है, अधिरीश्वरीय सूत्र तक जाता है। तो उसी के अधिकार में यह सूत्र जो है चादवे और सत्वे, इसको पढ़ा गया है। तो इसका अर्थ होगा क्या कि अद्रव्यार्थाश चादयो निपाता स्युः। वृत्ति में देख लेंगे, वृत्ति में लिखा होगा अद्रव्यार्थाश चादयो निपाता स्युः, अर्थात अद्रव्य अर्थ में, अद्रव्य अर्थ में जो च आदि हैं उनकी क्या होती है? निपात होती है, निपात संज्ञा होती है। तो द्रव्य किसे कहते हैं? तो द्रव्य तो हम लोग कहते हैं पृथ्वी, गुण, तेज, आयु, आकाश, इनको हम द्रव्य कहते हैं। लेकिन लघु सिद्धांत में नीचे में, लघु सिद्धांत के नीचे में जब देखेंगे तो नीचे में लिखा है लिंग संख्यान अन्वित्वम द्रव्यत्वम, अर्थात जिस शब्द में लिंग और संख्या का अन्वय हो अर्थात संबंध हो, अथवा जिस शब्द में लिंग और संख्या हो उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? तो जिस शब्द में लिंग हो अथवा संख्या हो उसे द्रव्य कहते हैं, और उससे जो भिन्न है उसे अद्रव्य कहते हैं। जैसे पशु, मनुष्य, पुस्तक, घर, कलम, ये सब क्या हुआ? तो इनको हम द्रव्य कहते हैं। ठीक। लिंग संख्या अन्वित्वम द्रव्यत्वम, जिस शब्द में लिंग और संख्या का अन्वय हो, अर्थात जिस शब्द में लिंग और संख्या हो उसे द्रव्य कहते हैं, और उससे भिन्न को क्या कहेंगे? अद्रव्य कहेंगे। अद्रव्य में क्या जाएगा? तो च, वा, ही, आ इत्यादि क्या है? अद्रव्य हैं। इनका चादीगढ़ में पाठ है। ठीक। निपात संज्ञा के कई सारे फल होते हैं, और इनका इसमें ही भी एक फल है प्रगृह्य संज्ञा। जिसकी निपात संज्ञा होती है उसकी प्रगृह्य संज्ञा भी होती है, उसका अव्यय संज्ञा भी होता है। ठीक। तो इस सूत्र से हमें बस इतना समझना है कि द्रव्य अर्थ ना होने पर, ठीक, द्रव्य अर्थ ना होने पर, असत्व अर्थ में द्रव्य अर्थ ना होने पर क्या होता है? च आदि चादयो निपाता स्युः, मतलब च आदि की भी क्या होती है? निपात संज्ञा होती है। द्रव्य अर्थ ना होने पर च आदि की निपात संज्ञा होती है। इस सूत्र से हमें बस इतना समझना है कि अद्रव्य अर्थ होने पर च आदि की निपात संज्ञा होती है। अब अगला सूत्र है प्रादयः। प्रादयः
प्र आदिर एषाम ते प्रादयः। बहुब्रीहि समास है। चादयो असत्व से असत्व की अनुवृत्ति आती है और प्राग्रीश्वरान निपाता सूत्र से निपात का अधिकार चल रहा है तो उससे निपात चलाएगा। तो इस सूत्र का क्या अर्थ होगा कि अद्रव्यार्थाः प्रादयः निपाताः स्युः। तो अद्रव्य अर्थ में प्रादियों की भी क्या होती है, निपात संज्ञा होती है। अर्थात चादयो असत्वे और प्रादयः, ये जो दो सूत्र हैं ये दोनों निपात संज्ञा करते हैं। वो चादियों की करती है। अर्थात अव्यय प्रकरण में जो चादीगढ़ पढ़ा गया है जिसमें लगभग 50-55 शब्द हैं, उन चादियों की निपात संज्ञा कौन करेगा, चादयो असत्वे। और प्रादय किसा करेगा, तो प्र प्रा अप सम अनु और जो 22 प्रत्यय पढ़े गए हैं, जो जिनका क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होता है, जो प्रादि हैं, उन प्रादियों की कौन करेगा, तो प्रादयः। उन प्रादियों की प्रादयः इस सूत्र से निपात संज्ञा होगी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि दोनों सूत्र जो है निपात संज्ञा करते हैं। वृत्तीय में लिखा होगा एति था, अर्थात इन एते पी तथा, मतलब वैसे ही इनकी भी निपात संज्ञा होती है। किनकी, तो प्रादयः प्रादियों की। अब अगला सूत्र है हमारा निपात एका जनांग। निपात एका जनांग। निपात एका जनांग में देखेंगे कि निपात है, निपात और एकाच अनंग। जब हम सूत्र का परिच्छेद करेंगे तो क्या होगा, निपात एक एकाच और अनांग। निपात का अर्थ आप लोग समझते होंगे, निपात किसे कहते हैं। ठीक, निपात किसे कहते हैं, तो च आदियों की निपात संज्ञा होती है उसे निपात कहेंगे, और प्र आदियों की निपात संज्ञा होती है तो उन्हें हम प्रादियों को निपात कहेंगे। निपात का अर्थ ये हो गया एक आच, मतलब एक अच वाला, एक अचः यस्य या एसाम, एक अच है जिसमें उसको क्या कहेंगे, एकाच कहेंगे। तो उस एकाच का और निपात का, इन दोनों अर्थ का हमें चल गया पता। अब है अनांग, अर्थात आंग भिन्न। आंग क्या है कि जब हम लोग चादीगढ़ पढ़ते हैं तो चादीगढ़ में भी आ का आ आया है, च वा ही आ, तो उस आ का कौन करेगा निपात संज्ञा, चादयो असत्वे। लेकिन जब हम लोग प्रादि पढ़ते हैं, प्र प्रा अप सम अनु और निश दूर वी आंग, तो उसमें भी आंग आता है और आंग में गकार का हलंतम से इत संज्ञा कर देंगे तो आ बचेगा। तो लोग शंका ये करते हैं कि जो चादीगढ़ में जो आ है और प्रादिगढ़ में जो आ है, इन दोनों में आ ही बचता है, इनमें भी आंग में गकार की संज्ञा हो जाती है तो आ ही बचता है। तो इन दोनों में उस वाला चादीगढ़ वाला आ और प्रादिगढ़ वाला आ, इन दोनों आ का किस सूत्र से निपात संज्ञा होगा, ये शंका रहता है। तो उस शंका का समाधान निपात एका जनांग में के सूत्र के उदाहरण में समझाते हैं। निपात एका जनांग, ठीक, इसमें द्वंद्व समास भी, एकंधारय समास भी करते हैं। क्या कहते हैं, कहते हैं एकश चासु अच एकाच, अर्थात एक अच हो, अच कैसा हो तो एक हो, तो इसमें कंधारय समास भी करते हैं। और क्या कहते हैं, अनांग भी कहते हैं, न आंगिति अनांग, नए तत्पुरुष समास भी करते हैं। इसमें ईदु देद द्विवचनम प्रगृह्यम सूत्र से प्रगृह्य पद का वृत्ति इस सूत्र में ले आते हैं। वृत्ति में लिखा होगा एको अच निपात आंग वर्जः प्रगृह्य स्यात्। एको अच, अच कैसा हो तो एक हो, एक अच वाला जो निपात हो, निपात कैसा हो, एक अच वाला हो, उस निपात को, और आंग वर्जः, और आंग जो प्रादियों में जो आंग पढ़ा गया है उस आंग को छोड़कर एक अच वाला जो निपात है उसका क्या होता है, प्रगृह्य स्यात्, प्रगृह्य संज्ञा होता है। प्रादि प्र परा अप सम अनु और इत्यादि जो पढ़े हैं, तो प्र में कितने अच हैं, एक अच है प्र में, तो उस प्र में जो एक अच अ है उस आकार का क्या हो जाएगा, प्रगृह्य हो जाएगा, और प्रगृह्य होने का फल जो आगे पढ़ेंगे वह कार्य हो जाएगा, चाहे तो अव्यय संज्ञा होगा या फिर प्रकृति भाव होगा। तो हमें बस इतना समझना है
कि एक अच वाला जो निपात है उसका प्रगृह्य संज्ञा होता है, किसको छोड़कर? आंग को छोड़कर। उदाहरण में दिया है ई इंद्रः उ उमेशः। यहाँ जो ई इंद्र है उ उमेश है वह एक अच वाला क्या है? एक अच वाला है। जैसे इसका ई और उ, इस अ आ ई उ, इसका किस गण में पाठ है? चादी गण में पाठ है। तो अर्थात इसकी किससे निपात संज्ञा होगी? चादयो असत्वे से इसका क्या हो जाएगा? निपात संज्ञा हो जाएगा। और निपात संज्ञा होने का फल क्या है कि निपात एक अजनांग कहेगा कि एक अच वाला जो निपात है, एक अच वाला जो निपात है, इसका निपात संज्ञा किससे करेंगे? चादयो असत्वे से। और निपात एक अजनांग क्या करेगा? प्रगृह्य संज्ञा करेगा। निपात एक अजनांग कहेगा कि एक अच वाला जो निपात है उस निपात का क्या करेंगे? हम प्रगृह्य संज्ञा कर देंगे। जब प्रगृह्य संज्ञा कर देंगे और प्रगृह्य संज्ञा का फल क्या है? प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम, अर्थात नित्य ही प्रकृति भाव होता है अच प्रत्याहार के परे रहने पर। ई और ई है और धन इंद्र रहेगा, ई प्लस इंद्र। पूर्व पक्ष पूर्व में जो ई है उसको हम एक अच वाला निपात मान लेंगे। चाद एवं असत्वे से उसका पहले निपात चादिगण में पाठ होने के कारण चाद एवं असत्वे से उसका निपात संज्ञा कर देंगे और एक अच होने के कारण निपात एक अजनांग सूत्र से क्या कर देंगे? इसको हम प्रगृह्य कर देंगे। अब प्रगृह्य करने के बाद लगा देंगे सूत्र प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम, कहेगा अच प्रत्याहार के परे होने पर जिसका प्रगृह्य संज्ञा हुआ है उसको प्रकृति भाव होता है, अर्थात जैसे है वैसा ही रह जाएगा। तो ई इंद्र के ई इंद्र ही रह गया। उसी तरह क्या उदाहरण है हमारा? उ उमेशः, उ उमेशः है। जो उ है उसका चादिगण में पाठ है, चादिगण में पाठ होने के कारण चाद एवं असत्वे से क्या कर दिए हम? चाद एवं असत्व से क्या कर दिए? तो चाद एवं असत्व से कर दिए निपात संज्ञा कर दिए और निपात संज्ञा करने के बाद निपात एक अजनांग से क्या कर दिए? प्रगृह्य संज्ञा कर दिए और प्रगृह्य संज्ञा करके लगा दिए सूत्र हम प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम। इससे क्या कर दिए? तो प्रकृति भाव कर दिए। जब प्रकृति भाव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? उ उमेश के उ उमेश ही रह जाएगा। ठीक। अब आगे का पंक्ति क्या है? वाक्य स्मरण योर गीत। कहते हैं कि पंक्ति लिखते हैं वाक्य स्मरण योर गीत। ये जो है भाष्य का एक श्लोक है और वो श्लोक का यह अंतिम पद है, वाक्य स्मरण योर गीत। पूरा श्लोक क्या है? तो लघु सिद्धांत के नीचे में लिखा होगा ईसदर्थे क्रिया योगे मर्यादा अभिविधौ चयः एतम आतम गीतम विद्याद वाक्य स्मरणयोर गीत। अर्थात ईसत अर्थे, ईसत अर्थे अर्थात अल्प अर्थ में क्रिया योगे, क्रिया के साथ योग होने पर मर्यादा भी विधौ चयः, और मर्यादा और अभिविधि अर्थ में क्या कहते हैं? एतम आतम गीतम अर्थात आकार को क्या करना चाहिए? तो गीत मानना चाहिए। वहाँ पे जो शंका था कि आंग में प्रादि में जो आंग पढ़ा गया है तो उस आंग में गकार की इस संज्ञा हो जाती है तो ए भी आ बच गया। चादिगण में जो आ है वो भी आ है, तो इन दोनों को हम कैसे मानेंगे? किसका हम प्रगृह्य संज्ञा करेंगे और किसका प्रगृह्य संज्ञा नहीं करेंगे? ठीक। तो इसके शंका के लिए हम ये भाष्य में श्लोक लिखा हुआ था इस दर्थे क्रिया योगे, इसमें बताते हैं कि इस दर्थे क्रिया योगे मर्यादा अभिविधौ चयः अर्थात ईसत अर्थ में अर्थात अल्प अर्थ में क्रिया के साथ योग होने पर मर्यादा और अभिविधि अर्थ में आकार को क्या मानना चाहिए? तो एतम आतम गीतम विद्यात्, आकार को क्या करना चाहिए? तो आकार को गीत मानना चाहिए। इन चारों अर्थों का में जो आकार लगा होगा उसको गीत मानना चाहिए। ठीक। किंतु वाक्य और स्मरण अर्थ में वाक्य स्मरण योर गीत, लेकिन वाक्य और स्मरण अर्थ में अगीत मानना चाहिए। गीत मतलब गकार का इस संज्ञा हुआ हो, अगीत का मतलब जहाँ पर गकार का इस संज्ञा न हुआ हो।
तो इस श्लोक के माध्यम से ये बताते हैं कि चार जगह ईसत अर्थ में अर्थात अल्प अर्थ में, क्रिया के योग में और मर्यादा और अभिविधि अर्थ में आकार को गित मानना चाहिए। एतम आतम गितम विद्यात्, इनको क्या मानना चाहिए? तो गित मानना चाहिए। लेकिन वाक्य अस्मरणयोर्गित अर्थात वाक्य के साथ अगर आ लगा हो और अस्मरण अर्थ में आ लगा हो तो उसको अगित मानना चाहिए। ठीक, आगे में इसका उदाहरण देते हैं। आ एवं नु मन्यसे, आ एवं नु मन्यसे, यह वाक्य के साथ लगा हुआ है। आ एवं नु मन्यसे यह वाक्य है और वाक्य में आ लगा हुआ है। ठीक, तो इसको क्या मानेंगे? इसको हम अगीत मानेंगे। यहाँ इसको क्या मानना है? आंग नहीं मानना है, यहाँ पर गकार का संज्ञा नहीं मानना है, इसको हम अगीत मानेंगे कि यह आंग वाला आ नहीं है, ये चादी वाला आ है। ठीक, जैसे कि अब तुम ऐसा मानते हो, आ एवं नु मन्यसे, अब तुम ऐसा मानते हो, तो वाक्य के साथ है इसलिए यह अगित है। अगला उदाहरण है आ एवं किल तत्, आ एवं किल तत्, हाँ ऐसा ही है, स्मरण अर्थ में है। मान लीजिए गुरु जी पढ़ा रहे थे और पढ़ने के बाद दो विद्यार्थी आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो एक विद्यार्थी कह रहा है आ एवं किल तत्, हाँ ऐसा ही है, वह स्मरण कर रहा है। तो इस स्मरण अर्थ में जो आ लगा हुआ है उस आ को अगित माना गया है। इसलिए आ की निपात संज्ञा किस निपात एका जनांग से प्रगृह्य संज्ञा हुई, अर्थात जो आ है आ एवं नु मन्यसे, आ एवं किल तत् वाक्य अर्थ में है और स्मरण अर्थ में, इसलिए इसका निपात एकाजनांग से क्या हो जाएगा? प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगा। एक अच वाला आ है, एक वच आ एवं मन्यसे में एक अच वाला आ है और आ एवं किल तत् में भी एक अच वाला आ है, तो निपात एकाजनांग से क्या हो जाएगा? प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगा। और प्रगृह्य संज्ञा होने के बाद प्रगृह्य संज्ञा का फल है प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव हो जाएगा। अब प्रकृति भाव होने के बाद आ एवं यहाँ पर वृद्धि प्राप्त थी वो नहीं होगा, उसे बांधकर प्रकृति भाव हो जाएगा। जब प्रकृति भाव हो जाएगा तो आ एवं नु मन्यसे वैसा के वैसा ही रह जाएगा। आ एवं किल तत्, आ एवं में यहाँ भी क्या प्राप्त था? तो वृद्धि एचि से वृद्धि प्राप्त था, उसे बांध कर क्या हो जाएगा? पृथक प्रक्रिया नित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा। और प्रकृति भाव जब हो जाएगा तो जैसा था वैसा ही रह जाएगा। इस तरह आ एवं नु मन्यसे, आ एवं किल तत्, इन दोनों में वृद्धि नहीं होती है। ठीक, अन्यत्र, अगला पंक्ति क्या लिखते हैं? अन्यत्र गित अर्थात वाक्य अर्थ में आ जो है और स्मरण अर्थ में जो आ है वह अगित है। उसे और इससे जो अन्यत्र है, इन दोनों को छोड़कर जो अन्यत्र है उसको आप गित मानिए, उसको आप आंग मानिए। जैसे उसका उदाहरण देते हैं आ ईसत उषणम, उसका गीत का उदाहरण क्या देते हैं? आ ईसत उषणम। और अगीत का उदाहरण क्या देते हैं? आ एवं नु मन्यसे, आ एवं किल तत्। यह किसका उदाहरण है? अगीत का। यहाँ पर गकार का संज्ञा नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर चार एवं सत्य से निपात संज्ञा होकर और किससे क्या कहते हैं? चार सत्य से निपात संज्ञा होकर और निपात एक अदनांग से प्रकृति भाव का प्रकृति संज्ञा कर देते हैं और प्लुतप प्रक्रिया नित्यम से प्रकृति भाव कर देते हैं। तो आ एवं नु मन्यसे, आ एवं किल तत् जैसा था वैसा ही रह जाता है। लेकिन उसके बाद उदाहरण किसका देते हैं? तो गीत का देते हैं उदाहरण। गीत में क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि अन्यत्र गीत अर्थात वाक्य को छोड़कर और असमन को, इन दोनों अर्थों को छोड़कर जो आ है वह आंग का आ है, उसको आप जो करना है कीजिए। ठीक, उसका उदाहरण देते हैं आ ईसत उषणम। ईसत का मतलब क्या होता है? अल्प अर्थ में। आ ईसत उषणम, अल्प अर्थ में विद्यमान उषणम के उकार के स्थान पर क्या होता है? आद गुण से गुण हो जाता है। और जब गुण हो जाएगा यहाँ पर इन दोनों अर्थों से भिन्न अर्थात देखिए ईसत आदि अर्थों में गित होने के कारण
ईसत आदि अर्थों में जित होने के कारण प्रकृति संज्ञा नहीं होता है, और प्रकृति संज्ञा जब नहीं होता है तो प्रकृति भाव भी नहीं होता है, और प्रकृति भाव ना होने के नहीं होगा तो ईसत अर्थ में विद्यमान जो आ है उसका और आगे में जो उष्णम है आ ईसत उष्णम, आ उष्णम जो है आ उष्णम में आद गुणा से गुण कर देते हैं तो क्या बन जाता है, ओषणम बन जाता है। इस सूत्र हम तो 2-3 दिन पढ़े हैं तो इसका सही से फिर भी व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। जब कभी इसको अच्छे से पढ़ेंगे, सिद्धांत को मुझे अच्छे से पढ़ेंगे तो इसका व्याख्या कोशिश करेंगे कि अच्छे से करें, लेकिन हमें लगता है कि समझ में आ जाना चाहिए इतना में, और लघु सिद्धांत के अनुसार इससे ज़्यादा जानना भी नहीं चाहिए। हम लोग बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ेंगे, लघु सिद्धांत में जो पंक्ति है उसी पंक्ति के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे और उसी के हिसाब से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला जो सूत्र है हमारा ओत संबुद्धु साकल तावनार से मय उयो ओवा टिको अश्रवण साकल सहर्षवच्च इत्यादि जो सूत्र हैं। अब बस 5-6 सूत्र बचे हुए हैं, यही 4-5 सूत्र, और अगला सूत्र रित्य का है। बस इसके बाद हमारा असंधि का पाठ खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या शुरू करते हैं, चाहे तो हल संधि शुरू करेंगे या फिर संज्ञा प्रकरण को नहीं प्रारंभ किए तो उसको प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।